चैप्टर है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो आज हम इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर हम इसके मार्क्स की प्रिडिक्शन करें तो इसमें से लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। एक्चुअली में है कि जेनेटिक 1 जो है, जो जेनेटिक 2 जो है और जो एवोल्यूशन है, इन तीनों को मिला के लगभग 15 से 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर में बनने के चांसेस है, क्योंकि और हाई चांसेस जो है वो होते हैं लैक ऑफ पेरोन से। या फिर मैं बोलूँगा कि मैं कैसे ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, या फिर मैं उसमें पूछूँगा यूटीआर क्या है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और अपने 5 मार्क्स जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट एनसीईआरटी का हम पेज बाय पेज उठाते रहेंगे और बात करते रहेंगे। तो एनसीईआरटी ने शुरुआत में ही बात कर दी है क्या कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो हैं। एक हमारे पास है आरएनए और एक है डीएनए। ठीक है, जब मुझे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेंड करनी है तो मैं आरएनए का यूज़ करता हूँ। और जब मुझे एक जनरेशन के अंदर ही, एक बॉडी के अंदर ही मुझे स्टोर करना है जेनेटिक मटेरियल, तो मैं डीएनए का यूज़ करता हूँ। उसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि डीएनए जो है वो ज़्यादा क्या है, स्टेबल ज़्यादा है। उसका रीज़न ऐसा कुछ है कि जब मैं डीएनए को फुल फॉर्म देख रहा हूँ तो उसमें आता है डीऑक्सी। ठीक है, डी ऑक्सी आ रहा है, एक ऑक्सीजन कम है जिसकी वजह से उसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलती है। आरएनए जो है उसके अंदर एक ऑक्सीजन ज़्यादा है जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह भी काम करता है, आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह भी काम करता है। ऐसी कुछ बातें करी गई है। अब हमने क्लास 11th में भी देखा था क्या कि डीएनए से जो है वो आरएनए बनता है, आरएनए से जो है वो प्रोटीन बनता है। जब मैं डीएनए से आरएनए बना रहा हूं तो मैं उसको बोलता हूं ट्रांसक्रिप्शन, और जब मैं आरएनए से प्रोटीन बना रहा हूं तो मैं उसको बोलता हूं ट्रांसलेशन। ठीक है, और जब मैं डीएनए से ही डीएनए बनाता हूं तो मैं उसको बोलता हूं रेप्लिकेशन। ऐसे कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे भी हम पढ़ेंगे, उसके बारे में इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे। हमने इसको पढ़ा था क्लास 11th के अंदर। ठीक है, अब आप बात करते हैं क्या कि जब हम ये बातें कर रहे थे तो सबसे बड़ी जो लड़ाई थी वो ये थी कि डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन, इन तीनों में से कौन जेनेटिक मटेरियल है। एक्चुअली में क्या है कि अभी हम जो हैं कि ये बोल सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। उसके स्पेसिफिक रीजन हमारे पास आज के टाइम है, पर 90s के टाइम ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था। तो उसे रिगार्डिंग कुछ साइंटिस्ट जो है वो एग्री करते थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, और कुछ एग्री करते थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है, और कुछ बोलते थे कि वो सिर्फ प्रोटीन है। ठीक है, तो उससे पहले हम आगे बात करें तो यहाँ पे हम अगर हम कुछ एनसीईआरटी में ऑब्जर्वेशंस करें तो हमारे पास एनसीईआरटी है जिसके अंदर हमको याद करना पड़ेगा क्या कि जब मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया फेज की तो या उसको बोलता हूँ मैं 5174, तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हैं 5386। अगर इसकी मैं ट्रिक छोटी सी देखूं तो मैं अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 5174, तो अगर मैं ये बोलूँ कि इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड है 5386, मतलब 5386। अब मुझे पता होना चाहिए कि इसके अंदर ये है, तो ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 5 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ तो 3 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इन दोनों को ऐड कराऊंगा तो 8 आ जाएगा, जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो 6 आ जाएगा। मतलब कि पहले पहले और तीसरी टर्म को पहले ऐड करूंगा फिर माइनस करूंगा तो मेरी पहले 2 डिजिट, और फिर पहली और दूसरी टर्म को ऐड करूंगा फिर दोबारा माइनस करूंगा तो मेरे पास पूरा न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी ट्रिक थी, जो याद रखना हो रख लो, नहीं रखना मत रखो भाई, तुमको ही लिख के आना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमारे पास दूसरा नाम है क्या, बैक्टीरियोफेज लैम्डा, जिसके अंदर 48,502 बेस पेयर है। फिर आता है ई कोलाई जिसके अंदर 4.6 10⁻⁶ बेस पेयर है। हमारे ह्यूमन के अंदर हैप्लोइड के अंदर इतने हैं, और हमारे पास अगर मैं डिप्लोइड की बात करूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अब पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड से पहले तुमको ये बताना चाहिए न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियो
टाइड क्या होता है, ये भी सेम बात है, क्लास 11th की ही बात है, कुछ अलग बात नहीं है। हमको क्लास 11th में ये भी पढ़ाया गया था। अगर तुमको याद है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो भाई सुनो कान खोल के। क्या कि जब मैं बात करता हूँ न्यूक्लियोटाइड क्या है, जब मैं बोला हूँ न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो मैं बोलूँगा कि हमारे पास नाइट्रोजन बेस पेयर, फॉस्फेट और प्लस में क्या, शुगर, ये तीनों मिलाता हूँ तो मेरे को न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। और जब मैं न्यूक्लियोसाइड का शब्द का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि वो सिर्फ नाइट्रोजन बेस पेयर और फॉस्फेट की बातें कर रहा है। ठीक है, साफ सीधी सी बात है, कोई अलग बात नहीं है। एनबी मतलब क्या है, यहाँ पे नोबिता नहीं है, ये है नाइट्रोजन बेस पेयर, नाइट्रोजन बेस पेयर। भाई वन शॉट है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्या कि इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें बोल रखी हमारे पास, क्या कि दो तरह का होता है, ये भी हम पहले बात कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी देखते हैं। एनसीईआरटी में फिर सही से लिखा हुआ कि एक्चुअली में नाइट्रोजन बेस पेयर जो है वो दो हिस्सों में बांटा गया है। एक का नाम है पायरिमिडीन और एक का नाम है प्यूरिन। ठीक है, पायरिमिडीन के अंदर और प्यूरिन के अंदर अलग अलग नाइट्रोजन बेसिस आते हैं। पायरिमिडीन के अंदर आता है हमारे पास कट, साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन। इसके अंदर आते हैं एजी, एडेनाइन और यूनाइन। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास आगे कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, डिटेल क्लास होती तो बात अलग थी, ये वन शॉट है, तुम सीधा सीधा बात कर लेते हैं। क्या कि जब भी मैं इसको ऑब्जर्व करूं, अब मैं इस वाले डायग्राम को उठा के लेके आने वाला हूं यहाँ पे, ऐसा करते हैं इसी में देख लेते हैं। ठीक है, जब मैं इसका नाइट्रोजन बेस पेयर देख रहा हूँ, यहाँ पे फॉस्फेट लगा है, यहाँ पे फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट, ये नाइट्रोजन बेस पेयर, ये नाइट्रोजन बेस पेयर है हमारे पास, ये भी नाइट्रोजन बेस पेयर है, ये सब नाइट्रोजन बेस पेयर है ना। और हमको पता है कि कैसे लगाया जाता है, वो बातें यहाँ पे करते हैं। अगर मैं एक अपना राइबोज का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो कुछ ऐसा कुछ बनता है, मिलता जुलता कुछ ऐसा ही बनता है ना। तो यहाँ पे हमारे पास एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ओ एच होता है, यहाँ पे एच होता है, यहाँ पे अगर आर एन ए है तो होगा, डी एन ए है तो नहीं होगा। मैं मान लेता हूँ ये आर एन ए है तो ऐसा कुछ बोल दूंगा मैं इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे पास क्या कि यहाँ पे यहाँ पे ओ एच अंदर आ रहा था, यहाँ पे सी एस थ्री आ रहा था एग्जैक्ट एक्स्ट्रा में। ठीक है, अब बात यह बोल रहा हूँ कि जब भी मैं किसी फोस्फेट लगाऊंगा तो फोस्फेट जो है वो मैं इस कंडीशन पे लगाऊंगा। ठीक है, अगर मैं नंबरिंग देने की बात करूं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। तो क्या मैं ये बोल पा रहा हूं यहां से कि मैंने 5 मोइटी पे, या बोलूं 5 प्राइम कार्बन पे मैंने फॉस्फेट अटैच कर दिया है, वही बोल सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने नाइट्रोजन अटैच करा है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस पर अटैच करा है कार्बन 1 पर, तो बोलूंगा 1 कार्बन पर, फर्स्ट प्राइम कार्बन पर मैं नाइट्रोजन बेस पेयर अटैच कर रहा हूं। बात समझ आएगी पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब भी मैं क्या कर रहा हूं कि फॉस्फेट ऐड कर रहा हूं तो बॉन्ड बनता है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा हूं कि जब भी मैं एक न्यूक्लियो साइड को अटैच कर रहा हूं फॉस्फेट से तो बॉन्ड बनता है फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, डाइएस्टर नहीं आएगा, एस्टर आएगा, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ठीक है, बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, पर अब आगे बात क्या कर रहा है कि जब ये यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहा है, मतलब क्या है कि इसका कार्बन तो 5 है पर इसका कार्बन तो 3 है, तो अब मैं इस वाले बॉन्ड को बोलूंगा फॉस्फो डाइएस्टर। बात समझ आ रही है? आगे बात कर सकते हैं हमारे पास, मतलब क्या है कि पॉली न्यूक्लियोटाइड, इसलिए पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियोटाइड की चेन ऐसे ऐसे एक, इसको मैं न्यूक्लियोटाइड बोल रहा हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा कनेक्शन दे रहे हैं आपस में, तो एक ये पूरी चेन बन गई पॉली न्यूक्लियोटाइड। हम इसमें और क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ओ एच जो है वो 3 डैश पे फ्री है
और फॉस्फेट जो है 5 प्राइम का फ्री है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे पास और बातें यहाँ पे वही कर रखी जो हमने ऊपर करी थी क्या कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि फॉस्फेट मोइटी जो डैश पे प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं क्या कि जब मैं बात कर रहा हूँ पॉलीमर शुगर की तो 3 डैश पे OH फ्री है हमारे पास, ये मैं बोल चुका हूँ। अब क्या बात कर रहा हूँ कि मैं और ऑब्जर्व कर सकता हूँ, तो इस लाइन को मैं अगर ऐसा ऑब्जर्व कर सकता हूँ, अगर मैं इसको ऐसा बना दूँ कि एक लाइन ऐसी है तो यहाँ पर नाइट्रोजन बेस पेयर लटक रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस पेयर लटक रहे हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ये लाइन है उसके अंदर सिर्फ इतना सा ही रीजन है। ये जो लाइन है उसमें सिर्फ इतना सा ही रीजन है। ये जो लाइन बता रहा हूँ, ये जो लाइन है वो ये बता रहा हूँ, ये जो बनाई है मैंने। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जब मैं इसकी स्ट्रेंथ को देखूँ तो मैं बस इस लाइन के अंदर की बात करूँगा जिसके अंदर एक शुगर और एक फॉस्फेट है। उसी के बेसिस पे हमारे पास जो है एनसीईआरटी ने यहाँ पे ये बोल रखा है क्या कि जो बैकबोन है, वेट अ मिनट साइज छोटा किया जाए भाई। आगे बात करते हैं क्या कि जो बैकबोन है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की किससे बनी है, शुगर और फॉस्फेट से बनी है। अब समझ आ रहा होगा क्यों नाइट्रोजन बेस पेयर हमने ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि वो बाहर की तरफ लटक रहे हैं। बात समझ आएगी। अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ, देखो अगर मैं जो हमारी स्लाइड में ये बना भी रखा है हमने, ठीक है, तो इसके अंदर जब मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ और यहाँ पर ऐसे बॉन्ड बनाता हूँ मैं, तो एक्चुअली में ये नाइट्रोजन बेस पेयर ही है जो आपस में अटैच हो रही है। ये जो है यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट है, तो इसके अंदर डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, एक साइकिल इस तरफ, अगर यहाँ पे एडेनाइन है तो उसके साथ डबल बॉन्ड में थायमिन लगता है दूसरी साइड। अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो ट्रिपल बॉन्ड में साइटोसिन से अटैच करेगा। अगर यहाँ पे दोबारा एडेनिन आए तो डबल बॉन्ड के साथ वो थायमिन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये वाली जो लाइन है इसी किसकी बनी है, ये फॉस्फेट और शुगर से बनी है, इसीलिए मैंने इसको बेस पेयर बोला है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बैकबोन बोला है। आगे बात करें फिर वही सेम वाली बात आ रही है जो हमने क्लास 11 पढ़ रखी है क्या कि अगर हम RNA के अंदर देखें तो वहाँ पर OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है सेकंड कार्बन पर और यूरासिल आता है। अगर यहाँ पे हम बात देखें क्या कि जब मैं DNA के अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर बोलूँगा तो मैं बोलता हूँ कि वहाँ पर एडेनिन प्रेजेंट है, वहाँ पर थायमिन प्रेजेंट है, वहाँ पर ग्वानिन प्रेजेंट है, वहाँ पर साइटोसिन प्रेजेंट है। पर जब मैं बात करता हूँ RNA की तो RNA के अंदर क्या हमारे पास एडेनिन प्रेजेंट है, बोलोगे हाँ। क्या थायमिन प्रेजेंट है, बोलोगे नहीं। तो क्या प्रेजेंट है, यूरासिल प्रेजेंट है। क्या ग्वानिन प्रेजेंट है, तो हाँ। क्या साइटोसिन प्रेजेंट है, तो हाँ। तो हमारे पास यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या कि इसके अंदर वेरिएशन जो है वो इस पे आता है, क्योंकि ये जो है यूरासिल जो है इसको कम स्टेबल बनाता है, ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है। ठीक है, यही बात है हमारी जो है इस टॉपिक में बोली गई है क्या कि सेकंड पोजीशन पे जो है वो थायमिन की जगह यूरासिल लगाया हुआ होता है। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें बनी हैं। अब जो मैंने ये डायग्राम बनाया है इस डायग्राम को बोलता हूँ मैं डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, इस डायग्राम को बोलता हूँ मैं डबल हेलिक्स मॉडल, जो ग्रिफिथ ने दिया था, है ना। नहीं है भाई, नहीं है, ग्रिफिथ नहीं है, कहाँ आ गई ग्रिफिथ, ध्यान दो। और ग्रिफिथ की जगह कौन था हमारे पास, वॉटसन एंड क्रिक था। ग्रिफिथ ने तो काम करा था एक्सपेरिमेंट पर, आगे बढ़ेंगे, अभी कहाँ से आ गया। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि देखो अगर हम DNA की डिस्कवरी देखें तो सबसे पहले जो है वो फ्रेडरिक मिशर भाई साहब आए थे। ये मिश्रा जी नहीं है, मिशर हैं। ठीक है, 1869 की बात चल रही है, बहुत पुरानी बात है, अभी की नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि एक सेल को ऑब्जर्व करा, फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व करा, उसके न्यूक्लियस को निकाला, वहाँ पे देखा भाई यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लिन होता है। ठीक है, न्यूक्लिन होता है, बोला कैसा होता है, बोला एसिडिक होता है। कह रहा अच्छा, पर उस टाइम पे क्या हो गया हम इसका स्ट्रक्चर देख नहीं पाए थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे उसको ऑब्जर्व करने के लिए, या मैं बोल सकता हूँ उसको बाहर निकालने के लिए एज इट इज, मतलब जैसे वो प्रेजेंट है उसको इंटैक्ट फॉर्म में बाहर नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, फिर हमने उस लिए वहाँ पर उस टाइम एक्सरे का यूज़ करा गया था, और वो करा था हमारे पास किसने करा था, यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी में है, लाओ ढूंढते हैं हमारे पास किसने करा था। एक का नाम है मॉरिस विल्किंस, दूसरे का नाम है रोजलैंड फ्रैंकलिन ने करा था। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ कि एक का नाम फ्रैंकलिन है, दूसरे का नाम विल्किंस है, तो इन्होंने क्या करा था, काम करा था। क्या काम कर दिया इन्होंने भाई, ऐसा क्या काम कर दिया, ध्यान देने वाली बात है। क्या काम करा, फ्रैंकलिन ने करा और रोजलिन ने करा, क्या काम करा, एक्सरे का डाटा निकाल दिया। इस एक्सरे का जो भी डाटा आया, इस एक्सरे का जो भी डाटा आया वो वॉटसन भाई साहब और क्रिक भाई साहब ने यूज करा।
ठीक है, क्या बनाने के लिए? एक डबल हेलिक्स मॉडल बनाने के लिए इन्होंने यूज करा। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट करा गया था साइंटिस्टों के बीच में। क्या इससे पहले कोई मॉडल नहीं आए थे? हाँ, बहुत सारे मॉडल आए थे, पर उनमें कुछ ना कुछ कमी थी, इसीलिए उसको एनसीईआरटी में भी इंक्लूड नहीं करा गया। बोला जाता है ना कि हमको साइंटिस्टों के फेलियर क्यों बताया जाता है, किसने क्या करा, कि क्यों बताया जाता है, उसका बेसिस ये कि वॉटसन एंड क्रिक ने भी दूसरे साइंटिस्ट का डाटा ही यूज करके एक नया इवोल्यूशन ला दिया, जो आज तक उसको फेल नहीं कर पा रहा, उसके मॉडल को कोई दूसरा मॉडल नहीं आया। ठीक है, अब आगे आगे फिर हमारे पास यही आया। फिर जो हमने बात करी है ये वाली, हमने जो ये वाली बात करी है, इसको प्रूफ करने के लिए 4 ग्राफ भाई साहब आए थे। चार नहीं है, 4 है। ठीक है, 4 ग्राफ भाई साहब, 4 जिराफ तो बिल्कुल मत बना देना। इनका ये था कि जो पायरेमिडिन है और जो प्यूरिन है उसका रेशियो जो है वो 1 के बराबर है। कह रहा अच्छा, कह रहा हाँ, कह रहा मतलब ऐसा बोल दूं मैं, कह रहा कैसा, कह रहा C प्लस यू अपॉन में A प्लस जी इक्वल टू 1। कह रहा हाँ यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, तुम समझ गए। कह रहा अच्छा ये कहना था? कह रहा हाँ ये कहना है। तो क्या इन्होंने यही बताया था कि एडेनिन जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड से ही जुड़ता है थायमिन के साथ, और ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं हमारे पास। ठीक है, इन्होंने क्या ये बताया कि ग्वानिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, किसके साथ? साइटोसिन के साथ। और जो तीनों बॉन्ड है वो भी कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारे पास। तो क्या ये चीज़ें समझ आ रही हैं? तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी में अगर मार्क करें तो हमको पता है डबल हेलिक्स मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। किसने दिया? वॉटसन क्रिक ने दिया। कब दिया? 1953 में दिया। एक्सरे वाला काम किसने करा? विल्किंस और फ्रैंकलिन ने करा। ठीक है, स्ट्रक्चर को। अब इनकी एक हॉलमार्क वाली प्रॉपर्टी थी क्या, कि यहाँ पे बेस पेयरिंग होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं एरविन चारग्राफ, जिन्होंने ये बताया कि डबल स्टैंडर्ड जो है वो एक रेशियो में बना होता है, कि एडेनिन थायमिन ग्वानिन ये सब जो है एक रेशियो में है, जिसकी वजह से वो कांस्टेंट रह के वो इक्वल टू 1 करते हैं, अपने को कांस्टेंट रखते हैं हमेशा। फिर आगे बात कर रहा है क्या, जो बेस पेयरिंग है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी है, क्योंकि डबल हेलिक्स मॉडल ही था जिन्होंने ये बताया था कि बेस पेयरिंग आपस में होती भी है। ठीक है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें कि क्या फीचर्स या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी अगर मुझे अपना डीएनए को देखना है, तो उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि 2 चेन होनी चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। एक अगर मैं एक को 5, अगर मैं एक को ऐसा बोल रहा हूँ, अगर मैं एक को 5 to 3 प्राइम बोल रहा हूँ, तो दूसरे को मैं 3 to 5 प्राइम बोल रहा हूँ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ वो दूसरे एक दूसरे के अपोजिट, मतलब एक इस पोलैरिटी की और दूसरी इस पोलैरिटी की होनी चाहिए। आगे बात कर रहे हैं कि वो दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने चाहिए। एडेनिन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और साइटोसिन वो 3 बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन दोनों का रिजल्टेंट वो जो उनका एडिशन है या जो उनका रेशियो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आता है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी, ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमको इसमें बहुत चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब लाइन को थोड़ा सा मिटा लेते हैं यार जगह बनाने के लिए, 1 मिनट। ठीक है, अब क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं इस डबल हेलिक्स मॉडल को बना दूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा आता है। अब यहाँ पे कुछ करके ऐसे ऐसे करके कुछ क्या होता है, ये कुछ है क्या, ये है नाइट्रोजन बेस पेयर। अगर मतलब इसका थोड़ा सा एक ये वाला सेगमेंट निकालूँ, उसको बोलता हूँ मैं पिच। तो पिच जो है वो ऐसा बन गया मेरे पास। ठीक है, इस पिच के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं। तो ये पॉइंट लिखने वाला है कि 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं एक पिच के अंदर। ठीक है, और दूसरा क्या कि आपस में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है एनसीईआरटी में, वो हमको दे रखा है 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया, वो है हमारे पास 0.34 नैनोमीटर। पर जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इसकी लेंथ आ जाएगी इस पूरे पिच की, तो वो आती है 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, आगे बात करें यही चीज़ एनसीईआरटी में क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 चेन होती हैं, वो हेलिक्स होती है 3.5 नैनोमीटर की ये होती है। दूसरी बात की रफली हर एक पिच में कितना बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर होते हैं, तो हर एक नाइट्रोजन बेस पेयर आपस में 0.34 नैनोमीटर का रहता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है उसकी वजह से एक एडिशनल स्टेबिलिटी मिलती है। ये बात जो हमने करी थी
चैप्टर की स्टार्टिंग होने की ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन है ना, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं और हम देख चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, कुछ कुछ होती हैं चीज़ें न्यूक्लियोसोम, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो उसको बात करने के लिए हम पहले एक पन्ना दोबारा ले लेते हैं साइड में, ये भी बातचीत, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हम जब भी बोल रहे हैं भाई कि ये हमारे पास ये डीएनए है, ठीक है, ये बहुत गंदा डीएनए द्वारा बनाते हैं डीएनए, ये बहुत अच्छा है नहीं, थोड़ा सा अच्छा तो है भाई, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ जो है वो 2.2 मीटर की होती है। अगर मैं इसको कंडेंस करूँ तो ये कुछ ऐसा कॉइल में बन जाता है अपने आप को, और कंडेंस करूँ तो कुछ कुछ ऐसी जगह पर ये जो है वो ऐसे बना लेता है कि आएगा डीएनए इसमें लिपट जाएगा, फिर आगे जाएगा इसमें लिपट जाएगा, ऐसा करके है ना, फिर आगे जाएगा, फिर और कंडेंस करेगा तो ये अपने आप को इस फॉर्म में बना लेते हैं। ये ऑब्जर्व करने वाली बात नहीं, ये इस फॉर्म में बना लेते हैं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्म है, ये है डीएनए, ये है क्रोमेटिन, ये है न्यूक्लियोसोम जो तुम पढ़ोगे अभी, न्यूक्लियोसोम, और ये होता है हमारे पास क्रोमोसोम, क्या बोलती है पब्लिक, क्रोमोसोम, ठीक है। अब क्रोमेटिन के दो भाई साहब एक्चुअली में, अगर मैं इसको और निकाल के देखूं तो मेरे को कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा रहेगा कि कहीं कहीं जगह ज़्यादा है, कहीं कहीं जगह जो है वो कम है। तो मैं एक को बोलूँगा यू क्रोमेटिन, एक को बोलूँगा हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। बात समझ आ रही है। न्यूक्लियोसोम क्या है कि एक चीज़ के ऊपर जो है ये अपने आप को लपेट लेता है, वो चीज़ क्या है, वो चीज़ है हमको बताने लायक नहीं है, ये तुम बताओगे भाई वो चीज़ क्या है, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ को हम एनसीईआरटी की लाइनों में ढूंढने वाले हैं। क्या हम ढूंढने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हम तैयार हैं। हम कैसे ढूंढेंगे? ऐसे साइड करके, ठीक है भाई। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि अगर प्रोकैरियोटिक के अंदर देखूँ तो ई कोलाई जो है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। अब मैं जहाँ पे सब चीज़ें रहती हैं तो उसको बोलता हूँ न्यूक्लियोइड, जहाँ पे ये इकट्ठा होता है डीएनए किसी प्रोटीन के साथ। अच्छा, ये पता है कि डीएनए जो है वो एसिडिक होता है, तो उसको बाइंड करने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है, नाम प्रोकैरियोटिक में नहीं है, वो बोलोगे तुम भाई बेसिक है, ठीक है। यूकैरियोटिक के अंदर होता है वो स्टोन। आगे बात करते हैं हिस्टोन के लिए बात करते हैं, तो हिस्टोन जो है वो यूकैरियोटिक में होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अमीनो एसिड का होता है इसके अंदर, सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड लाइसिन और आर्जिनिन के होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यही हिस्टोन का प्रोटीन जो मैं बोला था ना कि क्या है, ये क्या है, ये है हिस्टोन के ऑप्टामर। अब बात समझ आई, ये क्या है हमारे पास हिस्टोन के, अरे भैया रंग ना बदल लो, ये है हिस्टोन के ऑप्टामर, हिस्टोन के ऑप्टामर, ठीक है। मतलब 8 प्रोटीन लगते हैं भाई। देखो हमारे पास, बता देता हूँ थोड़ा सा जीवन ज्ञान वृद्धि करते कि हमारे पास एक होता है HB1 HB2, ऐसे करके पेयरिंग होती है, HbA1 HbA2, ऐसे करके पेयरिंग होती है। ऐसे ऐसे तरह के 8 प्रोटीन ऐसे मिलके अपने आप को एक ऑप्टामर बनाते हैं, जिसके ऊपर क्रोमोसोम या बोलूँ मैं क्रोमेटिन आके जुड़ता है, ठीक है। अब मैं उसको क्या बोल रहा हूँ कि जो वो हिस्टोन ऑक्टामर है उस पर आके क्या बोलता है, अब मैं बोल सकता हूँ 8 मॉलिक्यूल जो है वो हिस्टोन ऑक्टामर मिलके बनाते हैं। अब उसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए जो होता है वो लिपट जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो अगर मैं बोलूँ न्यूक्लियोसोम भैया क्या है, तो इतना सा बोलना है कि हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए आके लिपट गया, ठीक है। इस वाली मीठी मीठी गोली को मैं बोलता हूँ क्या, इस वाली मीठी मीठी गोली को बोलता हूँ मैं क्या, न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे मैंने कितनी मीठी गोली बनाई है, 3, तो मेरे पास कितने न्यूक्लियोसोम है, 3। बात समझ आ रही है। आगे बात करते हैं कि जब मैं एक सेल को कवर कर रहा हूँ तो एक न्यूक्लियोसोम जो है वो हमारे पास 200 बेस पेयर, याद करने वाली बात है कि जब भी एक सर्कल के ऊपर अगर मैं देखूं एक हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जो डीएनए आता है तो उसके ऊपर जो है वो 200 बेस पेयर रख के जाता है। बात समझ आ रही है। आगे क्या बात करने लायक है हम, हाँ बिल्कुल लायक है भाई, हमने कौन से काम करे उल्टे। न्यूक्लियोसोम जो है वो रिपीटिंग यूनिट है, उसी को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। ओ अब बात समझ आई कि क्या, कि जो हम ये बात करते थे ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन एक्चुअली में ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला,
ये जो है वो ये है, मतलब इन दोनों के बीच में न्यूक्लियोसोम बनता है। कह रहा हाँ, कह रहा 11th में क्या पढ़ा था कि भैया हमारे पास डीएनए, कह रहा हाँ, कह रहा हमारे पास क्रोमेटिन, कह रहा हाँ, कह रहा क्रोमेटिन को क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। और अब समझ आ रहा है क्या कि डीएनए से क्रोमेटिन बनने से पहले बनता है न्यूक्लियोसोम। तो हम क्या अब इस अपनी जो प्रायर इंफॉर्मेशन है क्या उसको करेक्ट कर सकते हैं? क्या हम करेक्ट कर लें इनको कि हमने क्या रायता फैलाया था क्लास 11th में? ठीक है, तो लाओ करते हैं। मतलब क्या कि जब भी कोई डीएनए है वो अपने आप को कंडेंस करेगा, वो क्रोमेटिन के ऑक्टामेयर को यूज करेगा, क्रोमेटिन के ऑक्टामेयर को यूज करेगा, उसके ऊपर डीएनए जो है वो रैप होगा। ठीक है, उसको बोलूँगा मैं क्या, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम। अब ऐसी ऐसी गोली जो है वो मेरे को दिखनी शुरू हो जाएंगी। बात समझ आई? अब मैं इसको बोलता हूँ ये है क्रोमेटिन, है क्रोमेटिन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि धागे के ऊपर मोती है? अगर ये बोलूँ मोती की माला है तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग बोल सकते हैं। न्यूक्लियोसोम हर एक यूनिट के ऊपर 200 बेस पेयर छोड़ के जाता है। क्या कहानी हम खत्म कर चुके इतनी? कह रहा हाँ भाई खत्म कर चुके। क्या कुछ बचा है? नहीं, कुछ नहीं बचा। बच्चा है भाई, बच्चा है, बच्चा। क्यों क्यों भाग रहे हो? ये भाग रहे हैं कि क्या न्यूक्लियोसोम जो है वो बीड ऑन स्ट्रिंग है। समझ आ रहा है कैसे है? हमको ये भी समझ आ रहा है कि वो पैक कैसे करते हैं, कैसे कंडेंस होते हैं, ठीक है, कब होते हैं। ये मेटाफिजिक्स क्लास 11 सेल साइकिल सेल डिवीजन में ये देख लेना, वीडियो पढ़ी है। आगे बात करते हैं पैकेजिंग। ठीक है, क्रोमेटिन जो है वो हायर लेवल के लिए सेट होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कंडेंस करना चाह रहे हैं तो मतलब ये कि मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत ही छोटी जगह पर रखना चाह रहा हूँ। हमने बात करी थी क्रोमेटिन के भी दो जगह होती है, एक ज़्यादा कंडेंस वाला उसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, एक कम कंडेंस वाला उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। अब मैं बताता हूँ क्या। जो चीज़ें खुली खुली रखी हैं, मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ें खुली खुली रखी हैं, तो मैं इसके अंदर क्या है कि मशीन डाल के ये सबकी कॉपी कॉपी बना दूंगा। बात समझ आ रही है? पर अगर यही चीज़ जो है कंडेंस फॉर्म में रखी होती, कुछ ऐसे ऐसे रखी होती, तो मैं मशीन नहीं डाल पाता भैया यहाँ पे। बात समझ आ रही है? अरे लाला आई के ना आई, अगर आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो दोबारा सुन कि ये जो खुला खुला है ये एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है, ट्रांसक्रिप्शन कर पाता है। अच्छा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सच्चा क्रोमेटिन तू ही है मेरा भाई। ठीक है, क्या ये भाई है, सच्चा वाला भाई है, उस भाई को बोलते हैं यू क्रोमेटिन। अभी गाढ़ा गाढ़ा है, नहीं कर पाएगा तो उसको भी हेटीरो हट जा, हटीरो क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, तो दिख रहा है कि ये डार्क स्टेन है, ये लाइट स्टेन है, दूर दूर है तो लाइट स्टेन दिखाता है। यहाँ पे यही बात बोली कि नॉन स्ट्रॉन्ग क्रोमेटिन प्रोटीन भी यहाँ पे होते हैं। अगर वो लूजली पैक्ड है तो उसको यूक्रोमेटिन बोलेंगे, अगर ढंग से पैक है तो उसको हेटोक्रोमेटिन बोलेंगे। यूक्रोमेटिन ही है जो ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव है। बात समझ आई? नहीं आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं भाई, दोबारा पढ़ लेना वीडियो पीछे करके। आगे बात करते हैं कि अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें कि कैसे, हमने बोला था ना भाई कि 3 चीज़ के लिए लड़ाई चल रही थी, एक डीएनए के पीछे, एक आरएनए के पीछे, एक प्रोटीन के पीछे। ये 3 योद्धा थे जिनके ऊपर दावा लगाया जा रहा था शुरू से कि ये जेनेटिक मटेरियल होगा या नहीं होगा। पर ये तीनों ही एक ही परिवार के लोग हैं, ये किसी को नहीं पता था। ठीक है, ये तीनों ही बुआ फूफा मौसी के लड़के थे आपस में। पर इन तीनों में जो सबसे सक्षम या बोलूँ मैं सबसे ज़्यादा एडुकेटेड और सबसे ज़्यादा स्मार्ट जो वो डीएनए निकला। बोला ना, जो आदमी जीवन में जितना शांत होता है वही आदमी आगे जाता है। तो डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल था भाई, इसीलिए आगे गया। पर ऐसे ही नहीं कि जैसे मैंने बोला कि स्टेबल है तो हम इसको मान लेते हैं, नहीं भैया, बहुत लड़ाई चली थी यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट है हमारे पास क्या है कि ग्रिफिथ आया है ना, ग्रिफिथ नाम सुनाया था मैंने पीछे, ग्रिफिथ आया। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि ग्रिफिथ 1928 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे किसके ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकस को, निमोनिया के ऊपर करे। ठीक है, इन्होंने बोला कि भैया इसके 2 टाइप्स होते हैं, उनको हम लिख के देते हैं। ठीक है, अब भैया शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, समझ जाना। स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, इसके 2 भाई थे, 2 स्ट्रेन थे। स्ट्रेन समझते हो ना, वैरायटी। एक था रफ स्ट्रेन और एक था स्मूथ स्ट्रेन।
रफ स्ट्रेन जो है वो नॉन वीरुलेंट था। वीरू भाई है ना, वीरेंद्र सहवाग का नहीं बोले वीरू भाई, यहाँ पे वीरुलेंट मतलब नॉन हार्मफुल, हार्म नहीं कर सकता वो। एक था स्मूथ वाला, ये था वीरुलेंट, ये हार्म कर सकता था। तो बोला गया कि जब मैं आर को ले रहा हूँ तो माइस, चूहे, चूहिया, चूहा, कुछ भी किस में भी डालो मरना तो है, पर क्यों मरेगा, निमोनिया होकर मरेगा, है ना। वो डेड हो जाता था, मर जाता था। जब मैं स्मूथ को डालता था वो, सॉरी रफ को डालता था वो जिंदा रहता, अलाइव रहता था, निमोनिया नहीं होता था। पर इसमें निमोनिया होता है और मर जाता है। अब क्या बोला, कह रहा भैया एक काम करे, कह रखा, कह रहा अगर मैं स्मूथ वाले को ही मैं हीट कर दूँ तो, कह रहा फिर डाल चूहे में, डाल दिया, कि निमोनिया हुआ, कह भैया हुआ, कह रहा नहीं हुआ, कह रहा क्यों, कह गर्म कर दिया था ना, कह रहा अच्छा 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 अच्छा, तो चूहा, कह रहा बच गया, कह रहा अच्छा, कह रहा हाँ, कह रहा अगर मैं क्या, अगर मैं हीट करा हुआ और प्लस में रफ वाला ले लूँ तो मेरी उम्मीद थी कि हीट करा हुआ एस वाला, हीट करा हुआ एस वाला और रफ वाला मिलके निमोनिया नहीं कर सकता, पर ये मेरी अजम्पशन थी। एक्चुअली में निमोनिया हो गया और हमारा जो चूहा था वो वीर गति को प्राप्त हो गया। कह रहा ये हुआ क्या, मतलब क्यों, समझ आया है ना, क्यों हुआ क्या, यही बातें हमें बोल रखी है कि जब मैंने स्मूथ लिया चूहे में डाला तो चूहा मर गया, निमोनिया हो गया। रफ वाले को लिया चूहे में डाला तो नहीं हुआ, मतलब निमोनिया नहीं हुआ, चूहा बच गया। पर जब मैंने हीट करके डाला तो चूहे में डाला, चूहा बच गया, निमोनिया नहीं हुआ। पर मैंने हीट करके और रात वाले को डाला, चूहे में डाला, चूहा मर गया। अरे भाई साहब, अरे ये क्या हो गया, कह रहा ये हुआ इसलिए, कह रहा किस लिए, कह रहा भाई यहाँ पे आता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने जो चूहों की बलिदानी दी है, बलिदान दिया है, बलिदानी कुछ नहीं होता, बलिदान जो दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है। जैसे कि जब आर स्ट्रेन है वो पहले नॉन वीरुलेंट था, पर लास्ट वाले केस के हिसाब से ये वीरुलेंट बन गया। कह रहा जो ये चेंज आया ना, ये बदलाव, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे ये बातें बोल रखी है हमारे पास, क्या कि जो आर स्ट्रेन है वो कैसे भी ट्रांसफॉर्म हो गया, किसके द्वारा, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के द्वारा। उसको मैंने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। आर स्ट्रेन कहीं ना कहीं कुछ सिंथेसिस करने लग गया। देखो स्मूथ वाले को हम स्मूथ क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर एक पॉलीसैकेराइड की लेयर चढ़ी होती है, वो पहले नहीं कर रहा था ये काम, पर जब मैंने मरे हुए एस के साथ उसको डाला, ये कुछ ऐसा रहेगा कि भैया मैं अच्छा खासा इंसान, मैं सीधा साधा बच्चा, मेरे साथ में कोई दूसरा दोस्त आ गया, वो एकदम हरामखोर टाइप का आदमी है, तो जब तक मैं काम अलग कर रहा हूँ तो अच्छे से करूँगा, जैसे मैं उसके साथ में काम करने लगूंगा तो मेरे आचरणों में चेंज आ जाएगा, मेरे एरेंट्री में चेंज आ जाएगा, मेरी विचारधारा बदलने लगेगी। तो उसी हिसाब से आर वाला जो पहले निमोनिया नहीं कर रहा था वो एस वाले के साथ में आके हरामखोर बन गया, मतलब क्या, वो निमोनिया करने लग गया। आगे बात करते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन। मतलब क्या कि अगर मैं यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ले लूँ, कर ले लिया, कर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डाल लेते हैं महाराज, कर डाल दो प्रभु, कह इसमें तीन चीज एंजाइम लेते हैं, तीन चीज वाले एंजाइम लेते हैं। कह रहे कैसे, कह रहे एक जो आरएनए को खा जाएगा, आरएनएज, डीएनए को खाने वाला डीएनएज, प्रोटीन को खाने वाला प्रोटीएज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आरएनए को खा जाएगा, तो भैया अगर देखो क्या बोला कि डीएनए था, प्रोटीन था, आरएनए था। जब मैंने डीएनए को बोला कि डीएनए की वजह से चेंज आया है, आरएनए और प्रोटीन की वजह से नहीं आया, तो कह रहा कि हाँ ठीक है, पर इसमें भी कुछ साइंटिस्ट आए नहीं अभी तक। हमने बस इतना बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, क्या कि जो कुछ आर स्ट्रेन में था वो बदल गया, किसकी वजह से, एस स्ट्रेन की वजह से। तो वहाँ से वहाँ कौन गया वो हमें नहीं पता था। ग्रीक मानते थे अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो डीएनए है, पर उसको प्रूफ करने के लिए हमको तीन साइंटिस्ट की जरूरत लगी। हमारे पास थे एवरी, मैक्लियोड, मकार्टी। एवरी, मैक्लियोड, मकार्टी इन द 1933 टू 1944। ठीक है, ये साइंटिस्ट क्या ईयर है, इन्होंने क्या करा, करा हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा भैया एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में ये पता लगाया कि किसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल जो काम कर रहा था वो किसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ। तो इन्होंने पता लगाया कि जब हमने आयरन डाला तो वो भाई कोई बदलाव नहीं आया, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पे बदलाव नहीं आया।
डीएनए प्रोटीएज डाला तो कुछ बदलाव नहीं आया, पर डीएनएस डालने के बाद जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पर बदलाव आ गया। तो इन्होंने बोला जो बदलाव आ रहा है ना वो किसकी वजह से हुआ, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कौन गया, वो डीएनए गया। क्या अच्छा, क्या हाँ, क्या प्रूफ कर दिया, हाँ, पर कुछ साइंटिस्ट अभी भी राजी नहीं थे कि हम कैसे मान लें, हैं हम कैसे मान लें कि भैया यही चल रहा है काम जीवन में। कह रहा यही बात एनसीईआरटी में देख ले एक बार कि जो प्योरीफाइड बायोकेमिकल है इसके अंदर प्रोटीन, डीएनए और आरएनए थे। हमने हीट किलेस वाले को देखा कि इसमें से क्या हुआ, इसकी वजह से जिंदा आर सेल वाला जो है वो एस सेल बन गया। तो डिस्कवर करा गया कि डीएनए ही है अकेला जो एस स्ट्रेन की वजह से आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कैपेबल था। तो इसीलिए हमने प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डाला आरएनएज, और इन दोनों की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई भी प्रिंसिपल नहीं आया। अगर मैं डीएनए हटाता, सॉरी, अगर मैं आरएनए हटाता तो वो एस वाला आर वाले को चेंज नहीं कर सकता था। अगर मैं प्रोटीन को हटाता तो एस वाला आर वाले को चेंज नहीं कर सकता था। पर उन दोनों को हटाने के बाद भी एस वाला ने जो है वो आर वाले को चेंज कर दिया। पर जब मैंने डीएनए को हटाया, तो मैंने क्या देखा कि वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रुक गई, वो अब चेंज नहीं हो रहा था। तो इसलिए हमने बोला क्या कि डीएनए ही है एक हेरिडिटरी मटेरियल भैया। पर बहुत सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड नहीं हुए। कह रहा अच्छा, कह रहा क्यों नहीं हुए, क्या भैया हमारी मर्जी। कह रहे क्यों, कह रहा भाई ये बात बताओ तुम ऐसे बिना देखे, क्योंकि उस टाइम तो भैया स्ट्रक्चर तो आए नहीं थे, बात समझ आ रही है, तो उस टाइम पे इतनी बातें हो नहीं रही थी। तो उनको बोला कुछ और चाहिए, मतलब कि हाँ भैया और स्ट्रॉन्ग एविडेंस ला के दो कि हम माने तुम्हारी बातें। ये थे फूफा, ठीक है, ये थे फूफा जिनको बातें समझ आ तो रही थी पर एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थे। क्या और मजा लाओ भाई, इसमें हम सेटिस्फाई नहीं होने वाले। तो इनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए भाई रिस्पेक्टेड है, पर इनके लिए इनको शांत कराने के लिए दो भाई साहब आए थे। एक का नाम था एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्थे चेज इन द 1952। इन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया, मतलब जिसके ऊपर उंगली ना उठाई जा सके वो प्रूफ ला के दे दिया। कह रहा कैसे, क्या ऐसे ही देखते हैं हम। हमने क्या बोला कि एक बात बताओ, क्या कि हम दो चीज लेते हैं। क्या क्या चीज, कह रहा एक होता है जीवन में, क्या होता है जीवन में, कह रहा फोस्फेट, फॉस्फोरस, कह रहा हाँ, और एक होता है सल्फर, 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 कह रहा हाँ। क्या मैंने इसको भी पीछे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में देखा, कह रहा हाँ। तो मैं बोल सकता हूँ फॉस्फोरस आर प्रेजेंट इन डीएनए, कह रहा हाँ। क्या मैं सल्फर को बोल सकता हूँ, क्या ये प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट है, कह रहा हाँ भाई ये पता नहीं, कह रहा इतना तो पता होगा तुमको, कह रहा क्या ये सेल मेम्ब्रेन में तो प्रेजेंट है, कह रहा हाँ। सेल मेम्ब्रेन किसके नहीं, कह रहा प्रोटीन की, तो कह रहा भैया बस ना, जीवन में कितना चाहिए तुमको ज्ञान, बहुत है, इतनी बात याद रखनी है तुमको, कुछ नहीं याद रखना। तो हमने बोला एक काम करते हैं, फॉस्फोरस और सल्फर इन दोनों के मैं रेडियो एक्टिव यूज कर लेता हूँ। कह रहा उससे क्या हो रहा है, कह रहा देखो जब भी मुझे कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करनी है कहाँ से कहाँ गई, तो मैं बॉडी में ऐसे एलिमेंट्स यूज करूंगा जो नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन दोनों के क्या करा कि रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज करे। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, और हमने क्या लिया, ये है बैक्टीरिया फेस, ये है ई कोलाई। तो मैंने एक सेल बैक्टीरिया फेस में क्या करा कि उसमें सल्फर 35 डाल दिया, रेडियो एक्टिव है, और एक के अंदर फॉस्फोरस 32 डाल दिया, रेडियो एक्टिव। इन दोनों को क्या करा कि मैंने इसके ऊपर डाल रखा, इसको बोलता हूँ मैं इन्फेक्शन, मतलब अब भैया ये इक्वलाई है, मैं क्या बोलूँ, देखो यहाँ पे देखो तुम, है ना, ये इक्वलाई है, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं नहीं ढंग का सा बनाते हैं ना, तुम मानोगे नहीं ये इक्वलाई है, मेरी नज़रों से देखो है भाई है। अरे गया भाई, इक्वलाई गया, इक्वलाई है, ये बैक्टीरियोफेज है, ये भैया लंबी लंबी टांगे, और ये है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। तो एक के अंदर क्या करा कि ये जो चीज़ थी, ये इसको कर दिया उन्होंने रेडियो एक्टिव, और सेम एज इट इज़ अगर मैं उठा के ले जाऊँ बगल में इसको, भैया कह रहा अरे तू लाला साइड में आ जा, कह रहा हाँ, कह रहा इसके अंदर हमने क्या करा कि कुछ कुछ चीज़ें ले ली, कह रहा कैसे, कह रहा इसके अंदर मैंने इसको चेंज कर दिया, और ये कर ये तो सेम,
और ये सबसे चलो अच्छा। तो ये डीजेनेटिक मटेरियल है, कह रहा हाँ, कह रहा जेनेटिक मटेरियल किसका होना है, फॉस्फोरस, कह रहा फॉस्फोरस मैंने 32 ले लिया, कह रहा अच्छा। ये सल्फस मेम्ब्रेन है ना, 35 ले लिया। जब इन दोनों को लगाया फिर हटाया, अब भाई मेरे को मच्छर आया, कुछ तो देख ही रहा था बीमारी। तो सेम चीज़ है कि वायरस बैक्टीरिया फेज जो है वो खुद एक वायरस है जो बैक्टीरिया को मारते हैं, इसलिए नाम है बैक्टीरिया फेज। और इक्वल खुद एक बैक्टीरिया है। तो मैंने क्या करा कि जब उसके अंदर मैंने मेम्ब्रेन वाला पार्ट रेडियो एक्टिव लिया था, और जब वो अपना जेनेटिक मटेरियल डाल के गया तो ई कोलाई नॉर्मल था, उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। पर जिस फेज में मैंने रेडियो एक्टिव वाले जेनेटिक मटेरियल लिए, उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल डाला तो मैंने उसके अंदर ऑब्जर्व करा तो मेरे को रेडियो एक्टिविटी मिल गई। तो इससे बोला कि भैया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो पास थ्रू जो होता है वो आरएनए या फिर डीएनए होता है। तो यहाँ से बात हुई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, और कोई तो नहीं है। कह रहा अब इन दोनों में क्यों, कह रहा भाई बहुत बार क्या होता है वायरस में ना मोस्ट ऑफ टाइम आरएनए ही प्रेजेंट होता है, डीएनए नहीं होता, इसीलिए मोस्ट एक्सेप्टेंस जो है वो डीएनए को मिली, ना कि आरएनए को। आगे बात करें, अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी भैया हमको चाहिए, प्रॉपर्टी। कह रहा कैसी प्रॉपर्टी, कह रहा ऐसी प्रॉपर्टी जिसको मैं देख के मैं ये बता सकूं कि डीएनए ही क्यों चूज करा। बात समझ आएगी। तो पहली प्रॉपर्टी की वो स्टेबल होना चाहिए, वो अपनी रेप्लिका खुद बना सके, ठीक है, वो स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल होना चाहिए, वो उसके अंदर चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी भैया मेरा बच्चा जो है मेरे से अलग हो गया, कह रहा क्यों, कह रहा डीएनए चेंज हो गया, दुनिया क्या बोलेगी मेरे को, ऐसा थोड़ी होता है नहीं। तो इसीलिए सेम होना चाहिए। बात समझ आई कि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इतना भी फास्ट ना हो कि हम ही ना झेल पाएँ। तो वो स्लोली म्यूटेशन शो करना चाहिए, पर म्यूटेशन होना मैंडेटरी है कि वो एवोल्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकता है। ये बातें उन्होंने यहाँ पे करी। ये सारा सामाजिक ज्ञान है कि क्या है क्या नहीं, ये सब थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं। आगे बात करते हैं आरएनए। आरएनए में जीवन, आरएनए के जीवन में घुसने से पहले हम ये बता लेते हैं क्या कि डीएनए से आरएनए बना है। कह रहा हाँ, कह रहा क्या शुरू में पहले वर्ल्ड में सबसे पहले डीएनए बना, कर नहीं तो क्या आरएनए बना, कर हाँ बिल्कुल हाँ, आरएनए से सबसे पहले डीएनए बना था, फिर अब आगे डीएनए से आरएनए बनता जा रहा है। मतलब क्या कि सबसे पहले हम आरएनए बनाया था वर्ल्ड में, फिर डीएनए बना, पर अब क्या डीएनए से अब आरएनए बनता जा रहा है। बात आगे अभी हम स्टडी इतने की कर रहे हैं, आगे बात कर सकते हैं क्या, और बाकी बातें करेंगे आगे। तो यहाँ पे क्या बात करी, मैंने ये बताया था ना कि भैया हमारे पास जो है वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है, वो कुछ कुछ चीज़ें पहुँचाने के लिए काम करता है ना। तो यही चीज़ें सामाजिक ज्ञान है। यहाँ पे भी क्या लिखा है, कहाँ लिखा है, ये रहा, हाँ, कि ये बहुत ज़रूरी है जीवन को व्यापन करने के लिए। और आगे क्या बोल रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये नोट बाय द प्रोटीन एंजाइम, ये जल्दी मामला खराब नहीं करता अपना, ठीक है। आरएनए जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए वो अनस्टेबल है। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर हाँ, क्या क्या बात है, डीएनए का ही कॉम्प्लीमेंट्री है क्या आरएनए, क्या क्या बात है, इसमें कुछ नया नहीं था, ठीक है। आगे बात करते हैं रेप्लिकेशन। क्या जीवन में नाम सुना है रेप्लिकेशन के, हाँ कह रहा है, कहाँ कह रहा है, ये सेंट्रल डोगा, सेंट्रल डोगमा, क्या बात है, माँ सेंट्रल डोगमा, सुना है सुना है सुना है, जरा दिखा दें, क्या दिखा सकते हैं हम, क्या हम दिखा दें, ये आधा कट गया, आधा कट गया, हाँ सेंट्रल डोगमा। हाँ आगे बात कर लेते हैं सेंट्रल डोगमा के लिए, है ना। अच्छा देखो, बातें करते हैं पहले, बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं। हमको पता है क्या कि ये डीएनए है, अगर नहीं पता बेटा मार पिटाई हो जाएगी, पता होना चाहिए। ये अलग अलग हुए, अपना अपना जीवन साथी अब ये खुद बनाएंगे। तो मैं इसको कुछ बोल रहा हूँ, ये जीवन अब कुछ अपना ऐसा बनाएंगे, बात समझ आई। अब ये अपना अलग हो जाएंगे, तो एक जीवन ऐसा बनाएगा और दूसरा भी जीवन अब ऐसा बनाएगा,
पास में आई नहीं आई, आई। तो इसमें मैं बोल सकता हूँ क्या कि ये जो है ये ओल्ड डीएनए है, ओल्ड डीएनए का टेम्पलेट है जो एक्ट एज ए टेम्पलेट, ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है। कह रहा हाँ, कह रहा ये न्यू डीएनए, कह रहा हाँ। तो जब नया पुराना दोनों होता है, एक होती है नई सोच, कंजर्वेटिव नहीं है, नई सोच है ये ना, मॉडर्न आदमी, एक होता है पुरानी रूढ़ीवादी सोच। तो डीएनए अपना आधा ही हिस्सा पुराना रखता है, आधा नया ला रहा है, तो उसको बोलते हैं आधी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए, इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। क्या राइटिंग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट देना चाहोगे? बिल्कुल मत देना, चाहिए ही नहीं। आगे बात करें क्या कि हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव डीएनए होता है जो हमारे पास टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। जब दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं तो वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, वो बनाते हैं एक नया स्ट्रैंड और दोनों साथ में रहते हैं, नया पुराना, तो उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। अब भाई ये क्या हुआ कि ये भी नहीं माने, बिल्कुल बिल्कुल नहीं माने, तो उसका भी हमको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना पड़ा। कैसा करा? सबसे पहले किसने करा? उससे पहले बात करते हैं किस पर करा, वो था ई कोलाई, और साथ ही साथ में कुछ कुछ प्लांट पे करा था। किसने करा? मैथ्यू मेल्सन ने करा। किसके साथ? फ्रैंकलिन स्टेहल के साथ। अरे भैया फ्रैंकलिन स्टेहल पर नहीं करा, उसके साथ मतलब कोवर करता। कौन? मैथ्यूस मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल। कब? 1958 के अंदर। इन्होंने क्या करा देखो, बताते थे साइड में, समझ देखते रहना जीवन में। ये रहा, इन्होंने क्या करा, डीएनए का हैवी ले लिया। भाई डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेस पेयर होता है, नाइट्रोजन भी होता है। अब उस डीएनए के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं नाइट्रोजन के दो आइसोटोप लिए इन्होंने, N14 और N15। खासियत ये थी कि कोई सा भी रेडियो एक्टिव नहीं था, कोई सा भी आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं था, नहीं था। बात करते भाई, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम उसका रेडियो एक्टिव नहीं था तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग रहे होंगे। तो ऐसा बोल दूँ मैं क्या कि जब भी ये हम ले रहे हैं N15, ठीक है, फिर ये क्या करा कि मैंने इसको कल्चरल प्लेट में डाल दिया, ये रेडी है, ये रेडी, अच्छा सा नहीं बनना, मज़ा नहीं, हाँ आ गया। तो इसके अंदर कल्चरल प्लेट में मीडियम था NH4 सॉरी Cl, जो नाइट्रोजन था वो 14 वाला था, उसका नाइट्रोजन यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ही ये रेप्लिकेट करा, नाइट्रोजन जो है वो 14 वाला है, ये रेप्लिकेट करा तो 2 डीएनए बने ऐसा कुछ। तो साइड में जो है वो NH14 वाले आ गए। हाँ क्या बात है, NH15 और ये है NH14। अब ये ऐसे यहाँ पे ऐसी बात कर रहा है कि ये बन गया हाइब्रिड। फिर ये और डिवाइड करें तो ये पूरा लाइट आइसोटोप वाला है, ये हाइब्रिड वाला है, ये हाइब्रिड वाला है, ये पूरा लाइट आइसोटोप वाला है। मैं इसको चेक कर पा रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड से। तो मतलब ये कि मैं कितनी भी चीज़ें इसको डिवाइड कराता जाऊँ पर ये अपनी जो पुरानी पुश्तैनी डीएनए है वो रखता है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से हम देख पा रहे हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड करा गया था स्टेहल और मेंसल के द्वारा। कुछ बातें पढ़ लेते हैं। ई कोलाई का लिया, उसको उगाया N15 के अंदर, थोड़ा मैंने उल्टा लिया वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, समझ आया बहुत है। हमने क्या बोला, मीडियम जो है वो N15 वाला कंटेन कर रहा था। अब उसके अंदर सिर्फ जो था N15 जो इनकॉर्पोरेट कर रहा था कि नए डीएनए के अंदर, हमने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कराया किसके द्वारा, सीजियम क्लोराइड के द्वारा। बात बताई, जब वो ट्रांसफॉर्म हुआ एक सेल मीडियम पर डाला गया नॉर्मल NH14 के साथ, तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए और हमको ये सारी चीज़ें समझ आई। बात समझ आ रही है नहीं आई? एक इकोलाई जो है वो दूसरा इकोलाई बनाने के लिए 20 मिनट लेता है, 20 मिनट लेता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? मतलब है कि नॉर्मली हमारे पास N14 होता है, ठीक है। जब मैं इसको उगाऊंगा एक मीडियम के अंदर जिसके अंदर NH15 वाला मीडियम था, तो लेकिन हाँ
बता, बोलो, आ जाओ। NS15 वाला जो है वो आगे जाके एक मीडियम में ग्रो हुआ, जिसको मैंने मीडियम हैवी ले रखा है। मतलब ये क्या है, जो भी मीडियम आएगा वो कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश तो करेगा, पर पुराना वाला जो है वो आगे चलता रहेगा। उसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। इसी से ये बातें प्रूफ हुई। अगली वीडियो में हम यहाँ से मैकेनिज्म शुरू करेंगे, कौन सा एंजाइम कहाँ पे काम करता है। तो भाई DNA से RNA बनता है, RNA आगे कैसे क्या काम करता है, तो भाई ये रिवाइज कर लेना। वन शॉट था, वन शॉट मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया है कि जैसे कि ऊपर से पढ़ा दिया जाए। काफ़ी डिटेल में NCERT की लाइन्स देखी हैं, और एक बार NCERT पढ़ना मैंडेटरी है। क्या नोट्स की डिमांड है तो कमेंट करके बताओ।